हेलो स्टूडेंट, एस्टिमेट की आज की क्लास में हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन के बारे में, जिसे हिंदी में हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिप्रीशिएशन यानी मूल्यह्रास क्या होता है और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो डिप्रीशिएशन को डिटरमाइन करते हैं, यानी डिप्रीशिएशन ज्ञात करने के काम आते हैं। इन सभी मेथड को हम एक एक करके एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ में हम इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और उनका डिटेल में एक ग्राफ बनाकर उसकी हम स्टडी करेंगे, ताकि जितने भी हमारे कंपटीशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके बारीकी से वहां पर जानेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन के बारे में। तो अगर हम बात करें डिप्रीशिएशन, जिसे हिंदी में हम मूल्यह्रास कह रहे हैं, आखिर वो क्या है? तो डिप्रीशिएशन का मतलब ये है कि यदि किसी प्रॉपर्टी में समय के साथ में उसके मूल्य में गिरावट आती है या उसके मूल्य में कमी में आती है तो उसे क्या कहते हैं? हम डिप्रीशिएशन कहते हैं। आखिर ये हमारी जो प्रॉपर्टी में जो मूल्य में गिरावट आ रही है समय के साथ, वो क्यों आती है इसको जानिए। कि प्रॉपर्टी आप देखते हैं, जब कोई हम प्रॉपर्टी बना देते हैं तो समय के साथ उसका लगातार हम यूज करते हैं। दूसरा, मौसम के प्रभाव पड़ता है, वियर एंड टियर के कारण यानी घिस घिसाव के कारण, पुअर मेंटेनेंस के कारण, पुअर आप रिपेयर और मेंटेनेंस में कमी कर रहे हैं, या फिर ऑब्सोलिसेंस के कारण, जिसे हिंदी में जिसे हम कहते हैं, आप अदर वर्ड में कह सकते हैं, आउट ऑफ फैशन में होने के कारण। यानी यदि किसी प्रॉपर्टी का ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसके मूल्य में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो क्या क्या कारण हुए प्रॉपर्टी के मूल्य में आने के? पहला मैंने बताया वातावरण के प्रभाव के कारण, लगातार प्रयोग करने के कारण। दूसरा, उसके आउट ऑफ फैशन में हो जाने के कारण, या वियर एंड टियर के कारण, या वातावरण के प्रभाव, या डिके ऑफ बिल्डिंग में क्षरण हो जाना। इन सब के कारण क्या होता है? प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी आती है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि समय के साथ किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी या गिरावट आना ही डिप्रीशिएशन कहलाता है। और यह कमी वियर एंड टियर, डिके ऑफ बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर इफेक्ट और ऑब्सोलिसेंस यानी आउट ऑफ फैशन में के कारण आती है। ये तो बात हुई हमारी डिप्रीशिएशन। अब डिप्रीशिएशन के कौन कौन से मेथड हैं? तो टोटल हमारे पास अभी यहाँ 4 मेथड यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं। 4 मेथड हैं डिप्रीशिएशन के। सबसे पहला मेथड हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा हम डिप्रीशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड। तीसरा हमारा मेथड है सिंकिंग फंड मेथड और चौथा मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो एक एक करके सभी लेक्चर में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा हम डिप्रीशिएशन कैसे पता करते हैं और इससे जुड़े हुए क्या पॉइंट्स होंगे। तो देखें, अब इस लेक्चर में हम विशेष चर्चा जो करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में ही हम यहाँ पर करेंगे। तो डिप्रीशिएशन यानी कि मूल्यह्रास को ज्ञात करने के लिए हमारा कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के मूल्य में जो कमी आएगी वो हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ आएगी। इस बात का मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी के हर साल मूल्य में जो गिरावट आएगी एक समान कांस्टेंट प्राइस के साथ आएगी। यानी हर एक, अगर किसी प्रॉपर्टी में 1000 रुपए माइनस होता है तो हर साल उसमें 1000 रुपए ही माइनस होगा जब तक उसकी लाभकारी आयु समाप्त नहीं हो जाती है। आप जानते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की कोई ना कोई एक लाभकारी आयु यानी उसकी जो डिजाइन पीरियड होता है, तो उस डिजाइन पीरियड में हर साल क्या होगा? इस मेथड के द्वारा ये हमें देखने को मिलेगा कि इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में जो गिरावट आती है हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ आती है। दूसरा, अगर बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है कि माना कि कंक्रीट मिक्सर जो हमने 20,000 रुपए में खरीदा है। आपने कंक्रीट मिक्सर परचेज किया, कितने में किया है? 20,000 रुपए में खरीदा है। और यदि इसकी लाभकारी आयु यानी इसका जो यूटिलिटी पीरियड है, जो इसका डिजाइन पीरियड है, ये 9 साल बाद ये कबाड़ा हो जाएगा। तो 9 साल उसका हमारा क्या है? यूटिलिटी पीरियड है, लाभकारी आयु है, ये वर्क करेगा 9 साल तक। कबाड़ी मूल्य अगर स्क्रैप वैल्यू जो उसकी है 10% है, यानी अगर हमने उसको 20,000 रुपए में खरीदा है तो 10% है वो क्या है? उसके कबाड़ी मूल्य है, उसके स्क्रैप वैल्यू है। यानी जब इसकी लाभकारी आयु समाप्त होने के बाद जब हम इसको बेचेंगे तो ये 10% प्राइस पर बिक जाएगा, यानी 2000 रुपए में ये बिक सकता है। आगे बात करें, कबाड़ी मूल्य हमारा डिप्रीशिएशन ज्ञात करना है, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए डिप्रीशिएशन कितना होगा। और नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया है कि 4 साल बाद और 9 साल बाद हमें क्या करना है? बुक वैल्यू भी पता करनी है। तो अब 2 टॉपिक हो गए इसके अंदर, 2 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। एक तो आपको ये पूछा गया है कि कोई प्रॉपर्टी है उसका आप डिप्रीशिएशन ज्ञात कीजिए, और डिप्रीशिएशन ज्ञात करने के बाद पूछा गया है कि बुक वैल्यू भी पता करिए।
तो अब हम यूज कर रहे हैं डिप्रीशिएशन ज्ञात करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, जो क्या एज्यूम कर रहा है कि प्रॉपर्टी के अमाउंट में हर साल एक कांस्टेंट प्राइड के साथ गिरावट आएगी। तो यहां पर देखें लिखा हुआ है कि डिप्रीशिएशन के इस मेथड में यह एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट प्रति वर्ष, कैसे प्रति वर्ष यानी हर साल प्रति वर्ष कांस्टेंट अमाउंट के साथ, कैसे कांस्टेंट अमाउंट के साथ, कांस्टेंट अमाउंट के साथ कौन से अमाउंट से आती है। क्लियर है। यदि टाइम और प्रॉपर्टी के बीच में गिरावट हमें खींचना, एक ग्राफ बनाना है, तो उससे पहले देखते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट C है, दूसरा स्क्रैप वैल्यू उसकी S है और यूटिलिटी पीरियड है, लाभकारी आयु N है। तो डिप्रीशिएशन हर साल कितना होगा उसका एक हमारे पास फार्मूला है। तो इस मेथड के अनुसार अगर हम बात करें तो D बराबर होता है C माइनस एस अपॉन एन। क्या होता है? C माइनस एस अपॉन एन। ये जो डिप्रीशिएशन की वैल्यू आएगी वो कैसे हमें आएगी? पर ईयर हमें देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं, इसका ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि पर ईयर डिप्रीशिएशन कितना आया। अगर देखें यूटिलिटी पीरियड की बात करें तो यूटिलिटी पीरियड जो है वो हमारा कितना है? इसका 9 ईयर है। कितना है? 9 ईयर। क्लियर है। दूसरा आगे क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 20,000 रुपए है। नेक्स्ट इसकी सैलरी वैल्यू कितनी है? 10% है। 10% 20,000 का निकालें कितना आएगा हमारा? 2,000 रुपए आपको इसका स्क्रैप वैल्यू देखने को मिलेगी। डिप्रीशिएशन अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 में से माइनस कर दीजिए आप C माइनस एस अपॉन 10। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम फार्मूला लगा रहे हैं C माइनस एस अपॉन एन। तो यहाँ पर C क्या है? C है 20,000, S क्या है? 10% यानी 2,000 और N क्या है? N हमारे पास है यहाँ पर 9 ईयर। ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000 बट्टे 9। तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये क्या आएगा? पर ईयर हमारा डिप्रीशिएशन आ गया। कैसे आया? पर ईयर डिप्रीशिएशन आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी के यानी इस कंक्रीट मिक्सर के हर साल इसके मूल्य में जो गिरावट आएगी वो कितने आएगी? 2,000 रुपये आएगी। यानी अगर पहली साल इसको हमने 20,000 रुपये में खरीदा है तो एक साल बाद इसमें के मूल्य में घाटा कितना होगा? 2,000 रुपये। फिर अगली साल कितना होगा? 2,000 रुपये। फिर अगली साल कितना होगा? 2,000 रुपये। इसी प्रकार प्रति वर्ष यानी हर साल इसके मूल्य में 2,000 रुपये की गिरावट आएगी और लाभकारी आयु के अंत में ये सिर्फ अपने कबाड़े मूल्य के बराबर रह जाएगा। कितना? 10%, जो कि 2,000 रुपये है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? बुक वैल्यू तो अभी फाइंड करेंगे। एक तो हमने यहां से फाइंड कर लिया कि डिप्रीशिएशन क्या है। अब बात आती है बुक वैल्यू की कि बुक वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। उससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर। तो देखिए प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट यानी हमारी ये क्या कहते हैं? हमारा बाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और हमने क्या किया है? बाई एक्सेस पर टाइम और एक्स एक्सेस पर हमने कॉस्ट को लिया है। बाई एक्सेस पर हमने कॉस्ट को लिया है, एक्स एक्सेस पर हमने टाइम को लिया है। इनके बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या मिलेगा? तो प्रॉपर्टी के आज प्रॉपर्टी का टाइम कितना है? 0 है। आज हमने प्रॉपर्टी खरीदी है कितने में? 20,000 रुपये में हमने क्या किया है? प्रॉपर्टी को खरीदा है। अगली साल कितनी प्रॉपर्टी का मूल्य कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले अभी एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूं उसको, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना। देखिए तो प्रॉपर्टी का जो हमारा सिस्टम है, एक देखें अगली साल कितना प्राइस हो जाएगा? 2,000 रुपये कम, यानी 18,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे कितनी हो जाएगी हमारी? 16,000 रुपये की हो जाएगी। फिर 14,000 रुपये। इसी प्रकार हर साल क्या होगा? प्रॉपर्टी के अमाउंट में जो कमी आ जाएगी वो कितनी आएगी? फिर 6,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, फिर लास्ट में हमारा प्रॉपर्टी का अमाउंट में जो बचेगा 9 साल बाद। देखेंगे ना यहाँ पर आप 0,0,0 आप लगा दीजिएगा। 20,000, 18,000, 16,000, 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 6,000 और 4,000। तो अब देखें हम एक साल के बाद 2,000 की कमी हुई है, 2 साल के बाद फिर 2,000 की कमी हुई। तो इस तरीके से हमने जो टाइम हमने ईयर वाइज हमने जब इसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 9 साल बाद इस प्रॉपर्टी का कितना अमाउंट बचेगा? केवल 2,000 रुपये। और ये 2,000 हमारा क्या है? 10% ऑफ C क्या है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है।
तो आपने देखा कि इस मेथड में हमने जो एक ग्राफ बनाया तो उस ग्राफ से हमने पता लगाया कि हमें क्या मिली, एक कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी वजह से इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने पॉइंट नंबर 2 को अगर हम पढ़ें अब, तो लिखा हुआ है कि यदि टाइम और प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट, यदि हम टाइम और प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट के बीच में हम ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन मिली आपको? स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और इसीलिए इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि डिप्रीशिएशन क्या होता है, क्यों आता है, साथ में कितने टाइप के हमारे मेथड हैं। पहले मेथड की बात करें, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं कि डिप्रीशिएशन, संपत्ति के मूल्य में अगर कमी आएगी तो किस तरीके से आएगी, और ग्राफ बनाएंगे तो हमें किस तरीके से ग्राफ देखने को यहां पर मिलेगा, और डिप्रीशिएशन का इस मेथड का फार्मूला क्या है, और साथ में हमने एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करके देखा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या है उसको पहले जानिए। जैसे देखें यहां पर बुक वैल्यू क्या है, इसी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर एक चीज कि अगर संपत्ति के मूल्य में गिरावट ना आती तो हमारी संपत्ति की, ऐसा मान लीजिए कि संपत्ति के मूल्य में गिरावट ना आती तो 9 साल बाद भी संपत्ति का मूल्य कितना होता? 20,000 रुपये होता। ठीक है, तो एक साल में संपत्ति के मूल्य में कितनी गिरावट आई? हमारी गिरावट जो आई है एक साल में, इतनी गिरावट आई है। ये वाली गिरावट हमारी क्या है? एक साल की गिरावट है। 2 साल में संपत्ति के मूल्य में गिरावट कितनी आई? ये वाली आई है। 3 साल के संपत्ति के मूल्य में गिरावट इतनी आई है। 4 साल के संपत्ति के मूल्य में गिरावट कितनी आई है? ये आई है। तो ये जो है हमसे क्या पूछा है? 4 साल बाद बुक वैल्यू। तो क्या करते हैं, देखें बुक वैल्यू क्या होता है कि संपत्ति के ओरिजिनल प्राइस में से, ध्यान सुनिएगा, बुक वैल्यू क्या है मैं बता रहा हूं, किसके बारे में? बुक वैल्यू के बारे में मैं बता रहा हूं। बुक वैल्यू हमारी क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब है कि संपत्ति के ओरिजिनल प्राइस में से आज तक की, मतलब जब से संपत्ति खरीदी गई है उसमें आज तक का घाटा, आज तक की मूल्य में गिरावट को हम कम कर देते हैं तो बचने वाला प्राइस क्या कहलाता है? हमारा बुक वैल्यू कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमसे 1 साल बाद बुक वैल्यू पूछता तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं यहां से लेके ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट आपकी बुक वैल्यू हो जाता आफ्टर 1 ईयर। क्या हो जाती? बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अगर हमसे पूछता 2 साल बाद बुक वैल्यू बताइए तो ओरिजिनल कॉस्ट में से, जो कि कितनी है? 20,000 में से अगर मैं 2 साल का डिप्रीशिएशन माइनस कर दूं, यानी इतना घटा दूं, तो ये वाला प्राइस क्या मिल जाएगा मुझे? ये हो जाएगा हमारा बुक वैल्यू कितने की? हमारी 2 साल बाद हमारी संपत्ति की बुक वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम 3 साल बाद हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा? 3 साल बाद ओरिजिनल कॉस्ट में से 3 साल में आने वाली गिरावट कितनी? 1 साल में 2,000 आ रही है, 2 साल में 4,000, 3 साल में 6,000, तो हमारे 3 साल में टोटल कितनी गिरावट आ जाएगी? 6,000 रुपये माइनस करने के बाद, तो 20,000 में से 6,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14,000 रुपये। तो ये जो हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी बुक वैल्यू कितनी? हमारी 3 साल बाद की हमारी बुक वैल्यू। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी भी आपको यहां से लेके ये जो इस लाइन के नीचे की जो रेड कलर की जो ऊंचाई है ये क्या कर रही है? आपको बुक वैल्यू शो कर रही है। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक का डिप्रीशिएशन टोटल, डी यहां पर क्या है? यहां डी बराबर है टोटल डिप्रीशिएशन। क्या है? टोटल डिप्रीशिएशन। क्लियर हुआ है नहीं? टोटल डिप्रीशिएशन। अब आप कहेंगे टोटल डिप्रीशिएशन पता कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डी बराबर होगा, यहां पर डी बराबर होगा सी माइनस एन इंटू डी, यानी बुक वैल्यू का फाइनली फार्मूला यहां पर आपको देखने के लिए मिला क्या कि ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक का डिप्रीशिएशन या टोटल डिप्रीशिएशन घटा दें तो जो बचने वाला प्राइस होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बुक वैल्यू कहलाएगा। मतलब कि अगर संपत्ति की ओरिजिनल कॉस्ट सी है तो उसमें आप क्या करेंगे? यहां पर एन क्या है? अब नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने साल का आप बुक वैल्यू पता करना चाहते हैं। और यहां डी क्या है? ये डी तो टोटल डिप्रीशिएशन है। ये हमारा जो डी है, डी बराबर होगा यहां पर ईयर डिप्रीशिएशन। क्या होगा? पर ईयर डिप्रीशिएशन। ठीक है ना? यानी कि 1 साल में हम डिप्रीशिएशन को
नंबर ऑफ ईयर से गुणा कर देंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि 3 साल बाद बुक वैल्यू कितनी है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 साल में टोटल डिप्रिसिएशन को घटा दें, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, बुक वैल्यू होगा। तो 1 साल में कितना घाटा हुआ आपको, 2000 रुपये। 3 साल में कितना होगा, 6000 रुपये। तो ये जो 6000 है वो कैसे आया, आपने किया 1 साल के डिप्रीशिएशन में 3 साल का गुणा कर दिया, तो आपका 2000 कितना आया, टोटल 6000 रुपये। तो टोटल डिप्रीशिएशन आपको कितना बन गया, 6000 रुपये बना वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू है ये 14000 रुपये रह गई, क्योंकि 20,000 तो टोटल अमाउंट था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से क्या हम अब 4 साल बाद का डिप्रीशिएशन नहीं निकाल पाएंगे, तो देखें जरा आप। अब हमसे पूछा गया है कि 4 साल बाद हमें बुक वैल्यू पूछिए, तो बुक वैल्यू 4 ईयर बाद क्या हो जाएगी, और C माइनस N इंटू डी से C कितना है 20,000 रुपये, और माइनस कर दें N की वैल्यू 4, और पर ईयर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये डिप्रीशिएशन। तो यहाँ बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाएगा, 8,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 12,000 रुपये। क्या हम डायग्राम से भी उस चीज को देख पाएंगे, देखें 4 साल बाद हमारी बुक वैल्यू कितनी रह गई है, ये बुक वैल्यू हमारी कितनी है 12,000 रुपये। यही तो हमारा क्या है, बुक वैल्यू 4 साल बाद है। ठीक है, अब बात एक पूछा गया इसमें कि 9 ईयर बाद बुक वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा है, 9 ईयर बाद बुक वैल्यू कितनी होगी। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकता है कंपटीशन के लिए भी, तो उसको हम बात करेंगे। तो देखें 9 साल बाद हम निकालते हैं, तो बुक वैल्यू बराबर 9 ईयर बराबर कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 9 इंटू 2000, कितना बचेगा 9 दूना 18,000, तो बचा हमारा यहाँ पर 2,000 रुपये। सही है, तो क्या आप देखिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2,000 रुपये यानी 9 साल बाद वस्तु की बुक वैल्यू कितनी है, यानी प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू कितनी है 2,000 रुपये, और यही 2,000 रुपये हमारी स्क्रैप वैल्यू भी तो थी। तो हम ये ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, देखें जरा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि किसी प्रॉपर्टी के, ये इंपॉर्टेंट नोट है, किसी प्रॉपर्टी के यूटिलिटी पीरियड समाप्त होने के बाद, यानी लाभकारी आयु समाप्त होने के बाद उसकी बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है, स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है। ऐसा लिखना ठीक है या नहीं, एक बार सोच के देख लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो मैंने क्या लिखा है, अभी हमने निकाल के देखा, इस वस्तु की लाभकारी आयु कितनी थी 9 साल। 9 साल बाद जब हमने बुक वैल्यू निकाल के देखा तो आया इसका 2,000 आंसर, और 2,000 ही क्या था हमारा स्क्रैप वैल्यू था। तो आप ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि किसी भी संपत्ति के लाभकारी आयु समाप्त होने के बाद उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो उसके स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अगर हम बात करें कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ये टोटल ऐसा टॉपिक है जिसके A to Z जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं वो सारे कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई थ्योरी का एग्जाम देते हैं या आप डिप्लोमा या किसी तरह की आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें ये डिप्रीशिएशन टॉपिक आपको दिया गया है, उसके लिए इस टॉपिक में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं ये कहूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। और सभी वीडियो देखने के लिए एस्टीमेट की आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ, कांस्टेंट परसेंट के साथ। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज़्यादा हमें बहुत सारी बातें देखने को यहाँ पर मिलेंगी, तो समझेंगे बहुत डिटेल एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।